हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपने इस YouTube चैनल टॉपर गैलेक्सी में। दोस्तों इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत, यानी कि जो आपका कक्षा 12 हिंदी में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो इस वीडियो पे मैं आपको यहाँ पर हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से 35 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताने वाला हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जो 10 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पर आपके 10 नंबर जो है पक्के होने वाले हैं। यानी दोस्तों आपका 5 नंबर के लिए देखिए हिंदी गद्य साहित्य से आता है और 5 नंबर आपका जो है हिंदी पद्य साहित्य से आता है, यानी कि कुल मिलाकर आपके 10 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे में देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी आपको बहुत ही बेहतर तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इनके जो नंबर हैं आपको एकदम सॉलिड तरीके से मिलते हैं। यानी कि अगर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा तो आपको एक नंबर बहुत ही जल्द मिल जाता है आपका कम समय में। तो इसके लिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करनी होगी। तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन हम लोग पद्य साहित्य से देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यहाँ पर गद्य साहित्य से भी इसी प्रकार से 35 से 40 क्वेश्चन कवर कराऊंगा, जो कि यार रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा। और हाँ, ये ध्यान दीजिएगा, इसमें से देखिए जो आपका सामान्य हिंदी के छात्र हैं और साहित्य हिंदी के छात्र हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों प्रकार के छात्रों के लिए सेम होते हैं, तो इसमें आपको बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि विनय पत्रिका के रचयिता हैं। और हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको ये 35 क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, 35 को आपको अपना स्कोर करते जाना है। यानी कि 35 में से आप जो है कितने क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट कर पाते हैं, अपना स्कोर करते जाइएगा। इससे आपको एक जो है आइडिया लग जाएगा कि हमारे जो है एक तैयारी कितनी लेवल पर चल रही है, कैसी तैयारी चल रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना स्कोर भी करते जाइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप कितने क्वेश्चन जो है करेक्ट कर पाते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विनय पत्रिका के रचयिता हैं। तो यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला आपका सूरदास, दूसरा आपके कबीरदास जी, और तीसरा आपका क्या है तुलसीदास, और चौथे हैं मलिक मोहम्मद जायसी। तो देखिए आपने कई बार यार पढ़ा होगा, विनय पत्रिका जो है ये है गोस्वामी तुलसीदास जी की, यानी कि ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पृथ्वीराज रासो, ठीक है, पृथ्वीराज रासो आपने पढ़ा है, तो इसमें क्या है जो है कौन से रस की प्रधानता है ना, पृथ्वीराज रासो में किस रस की प्रधानता है, जो कि आदिकाल का एक ग्रंथ है। तो यहाँ पर आपका पहला श्रृंगार रस, दूसरा बीरस, तीसरा आपका सांद्रस, चौथा हास्य रस। तो देखिए जो पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, इसमें किस रस की प्रधानता है, तो आपका बी रस की प्रधानता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंबर तो आपका देखिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है कि कामायनी में श्रद्धा सर्ग किस सर्ग के बाद आता है। ठीक है, तो कामायनी आपका क्या है, जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आपका जो श्रद्धा सर्ग है वो किस सर्ग के बाद आता है, तो ये आपका आशा सर्ग के बाद आता है, यानी ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर ए जो कि है आशा सर्ग। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका चौथा प्रश्न कह रहा है कि संसद से सड़क तक, यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, मैंने इन्हें जो है रिपीटेड जो है बोर्ड एग्जाम में कई बार जो आए हुए हैं उन्हीं से सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो यहां पर संसद से सड़क तक किस कवि की रचना है। ठीक है, तो यहां पर आपका संसद से जो सड़क तक है वो किस कवि की रचना, आप लोग जो है कमेंट में जरूर से बताते जाइएगा कि आप लोग किस प्रकार से जो है करेक्ट कर पाते हैं। और जितने भी बच्चों का यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है अगर सी है, तो वो बिल्कुल आपका समझ लीजिए 1 नंबर पक्का है। ठीक है, तो यहां पर धूमिल जो है एक यहां संसद से सड़क तक के रचनाकार है ना, तो इसमें हमारा सी जो विकल्प वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा देखिए कह रहा है कि नदी के द्वीप, ठीक है, नदी के द्वीप के रचनाकार हैं। तो इसमें आपके सामने 4 ऑप्शन, पहला क्या नागेंद्र, दूसरा आपका है कृष्णदास, तीसरा भीष्म सानी, और चौथा आपका अज्ञे, यानी कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे जो आप जानते हैं। तो नदी के द्वीप के रचनाकार कौन है, तो यही है, जी हाँ दोस्तों, अज्ञे, यानी कि सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञे क्या है नदी के द्वीप के रचनाकार, यानी कि डी आपका विकल्प बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है कि भक्ति काल, ठीक है, आपने सुना होगा भक्ति काल का काव्य नहीं है। तो पहला पद्मावत हो गया जो कि मलिक मोहम्मद जायसी का है, आपका नेक्स्ट आपका पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, नेक्स्ट आपका सूरसागर सूरदास जी का, रामचरितमानस तुलसीदास जी का। तो यार पृथ्वीराज रासो समझ लीजिए आपका क्या है चंद्रवरदाई जो आदिकाल का ग्रंथ है, तो यहाँ पर भक्ति काल का नहीं हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी हमारे इसमें बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 7वां, कह रहा है कि कौन सी कृति महाकाव्य नहीं है। ठीक है, तो रामचरितमानस हो गया, साकेत हो गया, यामा हो गया, पद्मावत हो गया। तो ये तो सब क्या महाकाव्य है ना, ये क्या सभी महाकाव्य है। तो ये आपका यामा जो महादेवी वर्मा जी का, ये क्या है, ये महाकाव्य नहीं है, इनकी ऑप्शन सी हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न संख्या आपका 8 है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। अब देखिए इस प्रकार से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान देना है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो आपका यहाँ पर देखिए प्रथम, द्वितीय, तृतीय, और ये इस प्रकार से, तो यहाँ पर पूछ नहीं रहा कि कौन से मतलब तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो ऐसे में आपको प्रथम तार सप्तक का बिल्कुल करेक्ट कर देना है, यानी कि 1943। तो आपका बी ऑप्शन क्या होगा, इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। तो यार मैंने आपको कई बार बताया प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से किसे जानते
हैं तो सुमित्रा नंदन पंत जी को जाना जाता है, यानी कि आपका इसमें ऑप्शन सी जो होगा वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। तो सी हमारा विकल्प होगा करेक्ट। ठीक है, तो सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपका 10वां प्रश्न है, कह रहा कि भारतेंदु युग की रचना है। ठीक है, भारतेंदु युग की रचना है, इनमें से कौन सी है? तो आपका पहला प्रेम माधुरी, इसके बाद कामायनी, निरुपमा, युगमाड़ी। तो देखिए प्रेम माधुरी जो है आपका, प्रेम माधुरी आपने सुना होगा, प्रेम फुलवारी सुना होगा, ये सभी क्या है? भारतेंदु युग की रचना है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा, आपका 1 नंबर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो यहां पर 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रीति काल की प्रमुख विशेषता है। ठीक है, जो आपका रीति काल है इसकी प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो प्रकृति चित्रण हो गया, ईश्वर वंदना हो गया, युद्धों का सजीव वर्णन हो गया, डी है आपका मुक्तक काव्य रचना। तो यहां पर मुक्तक काव्य रचना जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी आपका जो रीति काल है इसकी विशेषता रही है मुक्तक काव्य रचना। ठीक है, रीति मुक्त सारी रचनाएं होती थी, तो इस प्रकार से यहां पर आपका हो जाएगा मुक्तक काव्य रचना। चलिए इसके बाद अगला क्या है? यहां पर 12 नंबर क्वेश्चन, कामायनी, कामायनी किस युग की रचना है? ठीक है, तो यहां पर आपका पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा आपका छायावादी युग और चौथा प्रगतिवादी युग। तो देखिए जो कामायनी है दोस्तों ये क्या है? छायावादी युग की रचना, यानी कि क्योंकि आपका जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य है और जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं, तो इसलिए आपका हो जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट, यानी कि छायावादी युग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कबीर के दोहों को किस नाम से जाना जाता है? यानी जो कबीर दास जी के दोहे हैं उनका एक संग्रह है जो कि मतलब एक प्रकार से किसी नाम से जाना जाता था, जैसे कि पहला क्या शब्द हो गया, दूसरा आपका साखी हो गया, तीसरा आपका पद हो गया और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साखी, यानी कि जो कबीरदास जी के दोहे हैं, दोहों को साखी नाम से जाना जाता था ना, साखी, शबद, रमैनी, ये सब आपने सुना होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साखी, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या होगा इसमें? बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यार थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है ना, तो आप समझ सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साकेत, साकेत की नायिका है। साकेत आपका मैथिली शरण जो गुप्त जी का क्या है? महाकाव्य है। तो आपने देखा कि साकेत जो है इसकी नायिका कौन है? तो यहाँ पर आपका पहला उर्मिला, दूसरा आपका यशोधरा, तीसरा आपका राधा और चौथा द्रौपदी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि उर्मिला जो है साकेत की जो है नायिका है ना, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? दिनकर, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, किसमें से? आपका पहला उनकी रचनाएं दी गई, जैसे कुरुक्षेत्र हो गया, रश्मिरथी हो गया, उर्वशी हो गया, हुंकार हो गया ना। तो यहाँ पर आपका जो रामधारी सिंह दिनकर जी को कौन सा पुरस्कार? ध्यान दीजिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान दीजिएगा, मतलब पुरस्कारों से यार एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला था? तो उर्वशी पर। ठीक है, उर्वशी जो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है, एक आपकी कृति है, क्या है? उर्वशी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? 16 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। जो वीर गाथा काल है उसको किस नाम से जाना जाता है, या वीर गाथा काल के नाम से कौन सा काल जाना जाता है? जैसे आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, आधुनिक काल। तो यार बहुत आसान है, वीर गाथा काल को आदिकाल को है वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि तीसरा तार सप्तक, अब इसमें तीसरे के बारे में बात करी गई, प्रकाशन वर्ष है तो 1959, यार बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपका जो है ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा, यानी कि तीसरा तार सप्तक कब हुआ था? तो ये 1959 में। पहला आपका 1943 में। ठीक है, पहला आपका 1943, दूसरा आपका 1951, तीसरा 1959, यानी कि इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साकेत, साकेत महाकाव्य के रचयिता है। तो यहाँ पर मैंने बताया ना कि मैथिली शरण गुप्त जो है यहाँ पर साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं, इसलिए आपका डी जो विकल्प होगा वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका 19 नंबर प्रश्न है, कह रहा है प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता। तो यार यहाँ पर बिल्कुल आसान है, कई बार यह पूछा गया क्वेश्चन। तो यहाँ पर हरिऔध जिन्हें बोलते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। ठीक है, अयोध्या सिंह उपाध्याय या हरिऔध, ये आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदी साहित्य में, ठीक है, हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? ठीक है, तो श्रृंगार काल के नाम से किसे जाना जाता है? पहला आपका आदिकाल, दूसरा आपका भक्ति काल, तीसरा आपका रीति काल, चौथा है आधुनिक काल। तो रीति काल को दोस्तों जाना जाता है श्रृंगार काल के नाम से। ठीक है, तो यहां पर आपका श्रृंगार काल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो है रीति काल, यानी कि सी विकल्प आपका बिल्कुल राइट होगा। तो यहां पर देखिए इनसे कालों से भी क्वेश्चन आते हैं कि आपका जैसे आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? वीरगाथा, चारण काल, ऐसे करके भक्ति
द्वापती काल को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है, इसी प्रकार संगार काल को यहाँ पर रीति काल को। तो मतलब ये चीजें आपको ध्यान देना है, कई प्रकार के क्वेश्चन भ्रमित करके पूछता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको एकदम बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें आपको बिल्कुल बताई जाएंगी। इसके बाद है उर्वशी। उर्वशी के रचनाकार है ना, तो उर्वशी पर आपको मैंने बताया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था रामधारी सिंह दिनकर जी को, तो अर्थात यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन वहीं पर घुमा देता है, वहीं पर डायरेक्ट, देखिए ज्यादा दूर से नहीं पूछता। अब देखिए यहाँ पर आपने पढ़ा अभी कि मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किसको मिला था, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर जी को किस कृति पर मिला था, ऐसा करके मतलब क्वेश्चन कई प्रकार से आते हैं। तो यहाँ पर उर्वशी पर जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और उर्वशी के रचनाकार आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए अच्छी तरीके से और वहां से आपके कई सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन को देखिए, छायावाद की मुख्य विशेषता। छायावाद की जो है मुख्य विशेषता क्या रही है, तो ये आपका रहा है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, यानी कि आपका जो है सुमित्रानंदन पंत हो गए, जयशंकर प्रसाद हो गए, रामधारी सिंह दिनकर हो गए, महादेवी वर्मा छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। अब इनमें से आपका प्रकृति के बारे में ज्यादातर जो है रचनाएं करी, जैसे कि आपने सुमित्रानंदन पंत को ही देखा कि उनके जो है प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, यानी कि उन्होंने जितनी भी कृतियां करी, जितनी भी रचनाएं करी, ज्यादातर उनमें प्रकृति का चित्रण किया है, यानी कि प्रकृति को मनुष्य के रूप में दर्शाकर कई प्रकार से बताया है। ठीक है, तो यहां पर आपका डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 23 नंबर कह रहा है कि बीसल देव रासो। ठीक है, बीसल देव रासो मतलब यहां पर इसके जो रचनाकार है वह कौन है, तो बीसल देव रासो रचना है, किसकी रचना है, तो आपका पहला क्या है नरपति नाल, दूसरा आपका भट्ट केदार, तीसरा आपका जगनीक और चौथा है आपका दलपति विजय। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर जो ए है, ठीक है, नरपति नाल, ये क्या है बीसल देव रासो के रचनाकार है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए देखते हैं, नेक्स्ट आपका यहां पर है 24 नंबर, कह रहा कि परमाल रासों के रचयिता हैं। परमाल रासों के रचयिता कौन है, तो आपका पहला नरपति नाल, दूसरा आपका दलपति विजय, तीसरा आपका भट्ट केदार, चौथा आपका जगनीक। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगनीक। ठीक है, यानी कि जो आपका परमाल रासो ये कृति है, इसके जो रचनाकार है कौन है, जगनीक है, तो यहां पर आपका हो जाएगा जगनीक। यहां पर ये सभी क्या आदिकाल की रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका 25 नंबर देखिए, कह रहा कि नई कविता, ठीक है, नई कविता का आरंभ माना जाता है। तो ये आपका 1943 जब आपका प्रथम तार सप्ताह का प्रकाशन हुआ था, आगे जी ने किया, तो अभी से क्या है नई कविता का आरंभ हुआ, यानी कि 1943, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था, तो यहाँ पर तुकाराम हो गया, आत्माराम हो गया, सीताराम हो गया, राम बोला। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन का नाम था राम बोला, है ना, तो ऑप्शन डी क्या होगा, इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो प्रश्न संख्या 27 आ गया भाई साहब, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कह रहा है कि नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, मोहन राकाइस ने। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा दोस्तों श्याम सुंदर दास, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना श्याम सुंदर दास ने की थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है आपका कि कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या, तो बहुत ही आसान है, मैंने कम्युनिटी में इसको टाइप किया था, तो यहाँ पर आपका जो है 15 हो जाएगा जो है कामायनी में सर्गों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। इसके बाद अगला यहां पर 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है, तो यहां पर आपके हो जाएंगे मुक्तिबोध। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार कौन है, मुक्तिबोध है हमारे, तो यहां पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, यहां पर 30 नंबर कह रहा कि रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। तो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि कौन है, तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घनानंद जो है ये ऐसे कवि हैं जो रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। आपने पढ़ा भी होगा ना कि रीति मुक्त, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, जो भी मतलब ये काव्यधारा, जैसे कि यहाँ पर आपने जो है देखा ही होगा, जैसे भक्ति काल में जो हो गए दो प्रकार के, ज्ञानाश्रय, प्रेमाश्रय, फिर उनकी दो शाखाएं होती हैं। तो मतलब इस प्रकार से आपको यहाँ पर देखना है ना, ज्ञानाश्रय में ये विभक्त हो जाते हैं और आपका जो प्रेमाश्रय है वहां पर कृष्ण और राम भक्ति ये सभी क्या है डिवाइड है। तो मतलब यहाँ पर आपका जो घनानंद होगा वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 31 नंबर कह रहा है कि चांदनी गीत संग्रह है। ठीक है, जो चांदनी गीत संग्रह है वो किसका है, तो ये आपका महादेवी वर्मा का है, ना कि आपका सुमन राजे, कुंतला माथुर, इनमें से कोई नहीं, तो ये आपका नहीं होगा ना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए, ठीक है, जो आपका महादेवी वर्मा है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चांदनी गीत संग्रह किसका है, तो महादेवी वर्मा का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर 32 नंबर, हिंदी के प्रथम कवि को जाना जाता है, कि हिंदी के जो प्रथम कवि हैं किसे माना जाता है, तो यहाँ पर आपका सरहप्पा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा
पापा को माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। ठीक है, समझिएगा, चिदंबरा के रचनाकार हैं, तो चिदंबरा के रचनाकार कौन है, तो ये आपके सुमित्रानंदन पंत हैं, है ना। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा चिदंबरा के रचनाकार कौन है, तो ये आपके हैं सुमित्रानंदन पंत, यानी कि बी आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अष्टछाप। देखिए अष्टछाप आपने पढ़ा होगा, 8 कवियों का सम्मेलन है, तो अष्टछाप कवियों का संबंध भक्ति काल की किस शाखा से, तो दोस्तों ये आपका कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कि जब यहाँ पर सूरदास जी का सारा मतलब एक प्रकार से जो है मेन माना जाता है। तो अष्टछाप के कई सारे कवि हैं, जैसे अष्टछाप के नाभादास हो गए, नंददास, परमानंद, छीत स्वामी, मतलब कई सारे कवि हैं। तो यहाँ पर 8 कवि हैं कुल मिलाकर। तो अष्टछाप का जो है संबंध किससे, तो आपका कृष्ण भक्ति शाखा से माना जाता है ना। तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो ये किस पर मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका यहाँ पर मिला था, और वैसे पर यानी कि आपका सॉरी यहाँ पर चिदंबरा पर मिला था ना। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चिदंबरा पर, और वैसे पर तो रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था ना। तो यहाँ पर चिदंबरा पर जो है सुमित्रानंदन पंत को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार दोस्तों ये 35 क्वेश्चन है। तो यार उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम पर मैं ये सारे क्वेश्चन का जो है आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।